हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना। और बच्चों, हमारा आपका चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका था 11वीं क्लास का। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3 आपका शुरू करेंगे। और उसमें बच्चों हमने जो अपना पिछला जो आपका चैप्टर नंबर 2 हुआ था, उसके अंदर हमने 1950 से लेके 1990 के बीच में जो हमारी आपका पॉलिसियाँ थी, जो हमारी नीतियाँ थी, उनको हमने देखा। और जो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 आपका शुरू हो रहा है, हम 1991 से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है हम उसको देखेंगे। और साथ में हमने इसमें आज हमें एलपीजी देखना है। अब आप बच्चों गैस मत समझ लेना, एलपीजी क्लियर हो गया। इसमें देखना है हमें कि किस प्रकार उदारीकरण हुआ, आपका निजीकरण हुआ और वैश्वीकरण हुआ, यानी कि आपका प्राइवेटाइजेशन, आपका ग्लोबलाइजेशन, क्लियर हो गया, और आपका लिबरलाइजेशन। हमें ये देखना है कि आखिर में निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है और इनके क्या पहलू हैं, क्या इनकी अहमियत है। तो आज हमें जो अपनी चर्चा करनी है, या जो हमारा आपका चैप्टर होगा, इसी बेस पर आधारित होगा कि आखिर में जो 1991 की जो आपकी नीति बनी थी, क्योंकि 90 तक तो बच्चों हम अपनी समीक्षा जो हमने की थी उसमें देखा कि जो जितना विकास हमें, जो हमने सात स्टार्टिंग की जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं जो हमने शुरू की थी, जितना डेवलपमेंट या जितना विकास होना था वो इतना नहीं हो पाया। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारी ऐसी नीतियां थी, ऐसी खामियां थी। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। कौन से ऐसे कारण रहे, क्या स्थिति रही, वो हमने सबकी समीक्षा की। कि यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका क्षेत्र था, उसमें केवल हम खाद्यान्न में निर्भर हो पाए। हम कोई अच्छी वस्तु का आपका गुड्स आपके उत्पादन कर पाए। भले ही हमने अपने जो भले ही जो हमारे भारी उद्योग थे, हमने उनको आपका सेटअप किया और हमने हरित क्रांति जैसी चीजें आपकी लाई, उनमें तो हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन जिस हमें आर्थिक पैमाने पर आपका पहुंचना था, जिस विकास के आयामों को हमें आपको छूना था, उन विकास के आयामों को हम लोग आपका नहीं छू पाए। और हमारे नीति निर्माताओं ने ये निष्कर्ष निकाला या आर्थिक समीक्षा की, और उसमें ये रिजल्ट निकला कि जो हमारी 40 साल की नीतियां थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जिस स्थिति में हमारा विकास होना था या हमारा आपका डेवलपमेंट होना था वो आपका नहीं हो पाया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1991 के द्वारा जो आपकी अपनाई गई जो आपकी नीतियां थी, जिसमें आप उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण, क्लियर हो गया बच्चों, इनको हम लोग आपका पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, नया चैप्टर है, नए जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, चाहे आपका पहला चैप्टर हो, चाहे आपका दूसरा हो, आपका तीसरा हो, यानी कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से आपका लिंक होते हुए आपका चल रहा है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको चैप्टर नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको चैप्टर नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर हो गया? अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से वो अब तक 2 चैप्टर में अपनी मेहनत करी है, इस चैप्टर में भी अपनी मेहनत रखेंगे, अपनी कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमें जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसकी मेन मुख्य पृष्ठभूमि क्या है उस पर हमें ध्यान देना है। क्लियर हो गया? तो सभी लोग ध्यान देंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, जो आज का हमारा आपका चैप्टर है, इसमें है उदारीकरण, निजीकरण और बच्चों वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो आज हमें समझना है कि जो हमारा उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण होता क्या है, इनकी एक समीक्षा करनी है। आजकल आपने आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर में आपने निजीकरण की बात सुनी होगी। आखिर में निजीकरण है क्या और इसे वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और हमें ये सब चीज़ें आपकी देखनी है आखिर में कि ये चीज़ें होती क्या हैं। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर जो बच्चों आपका 3 है, उदारीकरण, आपका निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, हम इनकी जांच करेंगे, इनकी एक आपकी समीक्षा करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए अब इसमें क्या है, हम लोग ध्यान देंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप कह रहे, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे, क्लियर हो गया, 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीति की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। यानी कि बच्चों जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, वो चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि 1991 के अंदर
जो भारत में नई नीति सुधार हुई थी उनकी पृष्ठभूमि क्या है, आप उससे पता लगेगा कि जो हमें नई नीति लगाई वो क्या थी। दूसरा, सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे कि जो शुरू हुई है इनकी क्या आरंभिक प्रक्रिया है, आप इसको भी समझेंगे। तीसरा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसे निहितार्थ से परिचित होंगे। कह रहा है जो भारत में वैश्वीकरण हुआ है, जो आपको ग्लोबलाइजेशन हुआ है, क्लियर हो गया, जो उसकी प्रक्रिया है और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचय होंगे। भारत में इसमें किस प्रकार चीजें हुई हैं, आप उससे क्या होंगे, आप परिचित होंगे। क्लियर हो गया। अगला देखिए, विभिन्न क्षेत्रों को पर सुधार प्रक्रिया के प्रभाव को जानेंगे कि आखिर इस समय में ऐसे जो विभिन्न हमारे आपके सेक्टर थे उनमें जो आपके सुधार हुए हैं उन सुधार को आपको जानने का मौका मिलेगा कि इस क्षेत्र में जो आपके सुधार हुए हैं वो क्या हुए हैं और आपका किस प्रकार हुए हैं। आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इन सबको जानने का मौका मिलेगा। तो यानी कि अगर हमारे लिए उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, आपका निजीकरण, आपका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल यानी कि वैश्वीकरण यानी कि जो आप ग्लोबलाइजेशन है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो आप सभी क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे हमारा चैप्टर शुरू होता है एक कोटेशन के साथ, हम चैप्टर 1-2 में पढ़ा था उसमें दोनों में कोटेशन थी, इसी प्रकार ये चैप्टर एक कोटेशन के साथ शुरू हो रहा है। ध्यान दें सभी लोग। देखिए, आज के विश्व में आम सहमति है, कह रहा है कि जो आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है। कह रहा है कि जो आज के विश्व में जो आम सहमति है, जो आपकी जनरली आपकी सहमति क्या है, केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है। कह रहा है कि जो इकोनॉमिकल जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या नहीं है, वो आपका सब कुछ नहीं है, तथा सकल घरेलू उत्पाद ही यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपको बच्चों जीडीपी, इसकी बात हो रही है, जीडीपी ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। यानी कि बच्चों जीडीपी क्या नहीं है, यानी कि जो आपकी जीडीपी है और जो आपको आपका आर्थिक विकास है, ये क्या नहीं है, आपके समाज के यानी कि किसी देश के डेवलपमेंट के क्या नहीं है, अनिवार्य सूचक नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जो अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ और आपका जीडीपी अगर आपकी नहीं बढ़ी तो उससे आपका समाज डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा अनिवार्य सूचक नहीं है। ये ऐसी एक कोटेशन दी है R.K. नारायण, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा ये कोटेशन दी गई थी। क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि अगर कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद और जो आपको केवल आर्थिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विकास जो है वो केवल एक अनिवार्य सूचक नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर को आपका शुरू करते हैं कि आखिर में इन्होंने ये ऐसी बात कही है तो क्यों कही है। चलिए, सबसे पहला हमारा परिचय शुरू हो रहा है और परिचय में यूनिट है आपका 3.1। ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत सहजता के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं आपका जूम कर लेता हूँ और उसको बीच में कर लूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे आपको टीवी स्क्रीन पर। क्लियर है। चलिए देखिए, ध्यान देंगे सब लोग, हम लोग दे रहे हैं। चलिए, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचों को अपनाया। बिल्कुल, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आपका पढ़ चुके हैं कि भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया था बच्चों। तो बताइए कौन सी को अपनाया था। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ढांचे के रूप में अपनाया था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ थी। कह रहे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है कौन सी, मिक्स इकोनॉमी, इसमें क्या था, जो आपकी पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था की जो आपकी विशेषताएं थी और साथ में जो आपकी समाजवादी की वादी अर्थव्यवस्था की जो आपकी विशेषताएं थी, ये क्या थी, सब एक साथ थी। और ये बच्चों थी किसमें, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। यानी कि हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसके अंदर आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं सम्मिलित हैं। क्लियर हो गया। इतना हम लोग आपका देख चुके थे। कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने
अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ और विकास एंड डेवलपमेंट की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। क्या हो गई? समूची ही प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। यानी कह रहे हैं कि इस समय इतने नियम कानून बने और इन नियम कानून बनने की वजह से क्लियर हो गया, क्या हुआ बच्चों, जो आर्थिक ग्रोथ था और जो विकास की जो आपकी सूची थी उनकी प्रक्रिया कैसी हो गई? अवरुद्ध हो गई। यानी कि जिस प्रकार डेवलपमेंट होना था जिन आपको समूचे रूप में, वो कैसा नहीं हो पाया? डेवलपमेंट नहीं हो पाया, यानी कि वो ग्रोथ नहीं हो पाई। और क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इतने अधिक जो आपके कानून बन गए थे, नियम कानून, वो कहीं ना कहीं क्या थे? इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल थे, वो इसके लिए कहीं क्या थे? आपके जिम्मेदार थे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं हम लोग। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपने विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है। अब देखिए, कह रहा है कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसने अपनी विकास की यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी। अब देखिए कितनी, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो आपका क्या थी? यानी कि हम खाद्यान्न तक में आत्मनिर्भर नहीं थे। और उस समय जो हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था, जो आर्थिक हमारी ग्रोथ थी, इकोनॉमिकल जो आपका डेवलपमेंट था, वो क्या था? आप बच्चों देख चुके हैं, इस हमने आपका देख लिया था। बहुत कैसा था? बहुत स्लो था। जो कि बचत और समृद्धि, जो हमारी बचत थी और जो हमारी ग्रोथ थी, विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है। कह रहे हैं कि जो हमारी बचत की जो हमारी पॉलिसी रही है, बच्चों देखिए क्या रही है, जो हमारी बचत की आपकी पॉलिसी रही है वो क्या है? हमारी समृद्धि है। देखिए इंडियंस में एक गुण होता है जो अन्य देश के लोगों में नहीं पाया जाता जनरली। जैसे हम लोग क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं टॉपिक के बीच में, कि भारत के लोगों में एक बड़ी कला है कि वो पैसे की सेविंग बहुत अच्छे करते हैं। यानी कि जितना अच्छा मैनेजमेंट पैसे का इंडिया के लोग कर सकते हैं, इतना वर्ल्ड में कोई नहीं करता। आप खुद देख सकते हैं कि भारत के लोग, अगर आपको, आप ही खुद देख लीजिए अपने आप को, अगर आपको 10 रुपए दे दिए जाएं तो आप उनमें से 10 के 10 खर्च नहीं कर दोगे, आप उन 10 5 रुपए खर्च करोगे, बाकी अपनी जेब में रखोगे। भाई बचना चाहिए, इसे कल काम आएगा। तो हम सेविंग पर बड़ा ध्यान देते हैं। क्लियर हो गया? कह रहे जो बचत में वृद्धि और विविधतापूर्ण उद्योग आधार रहे, क्या थे? ये हमारे क्या थे? उद्धार थे। तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी थी। कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था वो निरंतर कैसा था? आपकी वृद्धि हो रही थी, आपका बढ़ रही थी। उसके द्वारा हम लोग क्या हो गए? खाद्यान्न सुनिश्चित हो गए, कि हमें खाद्यान्न सिक्योरिटी मिलने लगी कि भाई कम से कम कुछ नहीं है, खाद्यान्न तो हमारे पास पूरा पर्याप्त है। इतना तो हम लोग आपका हो ही चुके थे कि खाद्यान्न की जितनी चीजें हैं वो हमारे पास पर्याप्त है। ठीक है बच्चों? अब देखिए, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। कह रहा है कि एक ऐसा समय आया वर्ष 1991 में, भारत को क्या हुआ? आपके विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। अब देखिए हमारा क्या था बच्चों, हमारे पास इतनी ग्रोथ नहीं थी, इतनी हमारी जीडीपी, हमारी आर्थिक विकास इतना अच्छा नहीं था। तो हमें जो चीजें आपकी प्राप्त करनी होती थी तो हमें कुछ सहायता, तो हम लोग क्या लेते थे आपका बच्चों? हम लोग विदेश से ऋण लेते थे। विदेशी ऋण, विदेशी ऋण का मतलब जो हमने बाहर से ऋण लिया है। क्लियर हो गया? अब ऐसे ऋण को आपको चुकाना भी पड़ता है, उसकी ब्याज भी देना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। यानी कि जो बच्चों हमने ऋण लिया था, क्लियर हो गया, हम क्या नहीं थे? हम उसके भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे। यानी कि 1991 में भी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ग्रोथ कर पाए। क्लियर हो गया? देखिए, पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व, यानी विदेशी जो आपका मुद्रा रिजर्व मतलब पैसा होता है, जो आपकी विदेशी जो, देखिए
विदेशी जो आपकी मुद्रा रिजर्व होती है, जो आपकी विदेश की जब आपका पैसा होता है, जैसे कि आपका डॉलर हो गया, आपका यूरो हो गया, ये क्या है? आपकी विदेशी आपकी मुद्रा है ना। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने के योग्य भी नहीं बचा था। यानी कि बच्चों 1991 में हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि अगर हमें जो आवश्यकता आपकी चाहिए थी, जैसे पेट्रोलियम मंगाना था या फिर आपको डीजल मंगाना था या जो भी अन्य चीजें मंगाई थी, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, कि 15 दिन का भी इतना पैसा नहीं था कि हम वो विदेशी रिजर्व वहां दे दें और उसके बदले में हम कुछ जो हमें वस्तु चाहिए, आवश्यक वस्तु जैसे पेट्रोल आदि, उनको मंगा ले। यानी कि इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारे पास इतना भी फॉरेन रिजर्व नहीं था कि हम 15 दिन का भी विदेशी कुछ सामान मंगा सके। अब देखिए, सोच के देखिए कि किस स्तर का हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ हटा के खड़क गए कि हम 15 दिन के लिए भी आवश्यक तब वस्तुओं को हम नहीं मंगा सकते। इतनी हम स्थिति में थे, इतनी बुरी स्थिति में हम लोग आपका पहुंच चुके थे। क्लियर हो गया? इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। कह रहे हैं कि इसे क्या, जो इस संकट की, जो ये संकट को क्या हो, जो हमारे सामने संकट खड़ा था, संकट को आवश्यकता वस्तुओं और कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन, मतलब बहुत बड़ा बना दिया, गहरा बना दिया था। अब देखिए, गहरा तो बना दिया गया कि अब इसमें क्या हुआ, जो आवश्यकता की, अब देखिए जब पैसे की दिक्कत हो गई, अब पैसे की चीजों की दिक्कत होगी, हमें जिन चीजों की आपकी जरूरत है उन वस्तु की कीमत कैसे होगी, बढ़ गई। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे पास जब पैसा कम होगा तो जो वस्तु के रेट है वो कैसे हो जाएंगे, आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कैसे हो गए? आपकी वृद्धि होगी, और वृद्धि होने से ये चीजें बहुत बिगड़ गई। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया। अब क्या किया सरकार ने, इन सबको निपटने के लिए कुछ नई नीतियों को अपनाया और इनसे हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। कह रहे कि इस स्थिति को देखकर जो हमने रणनीतियों को संपूर्ण दिशा क्या होगी, आपकी बदल गई। यानी कि हमने 1991 में जब हमारी स्थिति ऐसी थी कि जिन चीजों की हमें बाप का जरूरत थी और वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रही थी, और ऐसी स्थिति में क्या था कि जो हमने आपकी नीतियां अपनाई, उन नीति ने क्या कर दिया, हमारी पूरी दिशा को ही आपका बदल दिया। क्लियर होगी? ऐसी स्थिति हमें आपको देखने को मिली। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों पर उनकी नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे। यानी कि बच्चों, जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम क्या देखेंगे, जो आर्थिक संकट हुआ है, और ये कब हुआ है, 1991। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि पृष्ठभूमि, कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर कारण क्या है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां, कि सरकार ने इस समस्या को निदान पाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई, तथा अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की उन नीतियों का प्रभाव, कि जिन नीतियां अपनाई गई थी उनका जो विभिन्न क्षेत्र में प्रयोग किया गया था। क्लियर हो गया? हमें उनके प्रभाव पर विचार करना है। तो कुल मिलाकर बच्चों, हमें 1951 में जो हमने अपनी नीतियां अपनाई थी, यानी कि ऐसा समय था जब हमारे पास खाने के लिए इतना, मतलब अपनी आवश्यकता जो हम लोग आयात करते थे जिन वस्तुओं को, उनको मंगवाने के लिए हमारे पास 15 दिन का फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी पैसा भी नहीं था। उस समय हमने ऐसी नीति अपनाई जिससे हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई। अब हम उस नीतियों को पढ़ेंगे, उस पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, और किस किस क्षेत्र में अपनाई गई है उन नीतियों को हम लोग आपका पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के चैप्टर में जो रहेगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यही रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, पृष्ठभूमि पर हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए, हम लोग पृष्ठभूमि शुरू कर रहे हैं। पृष्ठभूमि, इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन। कह रहा है, अब देखिए हम लोग पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं और पृष्ठभूमि में हम ये बात का देख रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं ना, हम देखेंगे आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, कि आखिर में संकट पैदा कैसे हुआ,
अब हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बताया है कि इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम यानी कि जहां से शुरुआत होती है, स्रोत यानी कि मुख्य कारण है 1980 के दशक, यानी कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में क्या है, अकुशल प्रबंधन, कि जो अकुशल प्रबंधन था, जो अकुशल आपका मैनेजमेंट था, अकुशल उसको वो था इस दशक में। कौन सा दशक बच्चों? 1980 का। क्लियर हो गया? अब देखिए कि 1980 का जो आपका दशक था वो कैसा था? आपका अकुशल आपके प्रबंधन वाला था, ठीक है ना। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनाने विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती थी। कह रहे कि सरकार क्या करती थी, अपना सामान्य प्रशासन अपना चलाने के लिए, जो भी उनकी आपकी पॉलिसी हैं उनको लागू करने के लिए सरकार क्या करती थी, जो आपके कर हैं और जो आपके सार्वजनिक उद्यम है, यानी कि जो अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट लगी थी, उन आदि के माध्यम से क्या करती थी, आपका फंड जुटाती थी। उन आदि के माध्यम से अपना क्या करती थी बच्चों, अपना पैसा लेती थी। क्लियर है? तो आपको जो बच्चों देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में कि सरकार का जो मुख्य मेनली जो भी आपका स्रोत रहा था उस समय, जो आपका राजस्व का जो आपका स्रोत था वो क्या था बच्चों? मेनली ध्यान दीजिए, उसमें क्या था कि वो लोग जो अपन टैक्स लेते थे उस टैक्स के माध्यम से, और जो सार्वजनिक यानी कि जो अपनी आपकी पब्लिक यूनिट लगी थी, आपकी पीएससी जो कंपनी थी, जो आपके सरकारी उद्यम थे, उन सरकारी उद्यमों के माध्यम से जो लाभ मिलता था उस लाभ से क्या करते थे ये लोग, जो अपना शासन प्रशासन जो अपना चलाना था उसको ये लोग आपका अपना चलाया करते थे। और उस शासन प्रशासन में आप देखेंगे कि जो अनियमितताएं हो गई या जो हमने लाइसेंस आपकी पॉलिसी पढ़ी, किस प्रकार से चीजें आपकी कठिन हो गई कि 1980 के दशक में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आपकी चरमरा गई। और 1991 का हमने ऐसा टाइम देखा कि हमारे पास अब अपनी वस्तुओं को आयात करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने केवल यही देखा कि हमने सिंपल उसका परिचय किया कि हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में हम किन चीजों को देखेंगे, और साथ में हमने ये भी पता किया कि हमें किन चीजों को पढ़ना है। क्लियर है? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका चैप्टर में आज जो पृष्ठभूमि आपकी बनी होगी। बाकी बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अपना कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे का ये टॉपिक छूट गया हो आज का चैप्टर, तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।